रिडम्पशन के लिए ये कंपनी का मामला है, ठीक है। तो कंपनी 2013 तुम लोग का सामने वाला है, आने वाला है फिर से, जैसे कि बायबैक में और प्रेफरेंस शेयर में आया था, सीआरआर वगैरह याद है। देखो थोड़ा ध्यान देना इधर, यहां पर क्या बोला है कंपनी से पता है कि डिबेंचर को हर साल एक पैसा देना पड़ता है, उसको बोलते हैं इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट देना मैंडेटरी होता है। क्या होता है तुम लोग का? मैंडेटरी होता है। और एक बात बताओ, जैसे कि मैंने अभी 2026 में 10 लाख का डिबेंचर इशू किया और उसको 2030 में पे करना है, मान लेते हैं, ठीक है। क्या गारंटी है कि 2030 में मेरे पास 10 लाख रुपए रहेगा? कोई गारंटी? अभी तो मैंने लोन ले लिया, मैंने स्कीम बताया कि मैं पैसा कमाऊंगा दुनियादारी, नहीं कमा पाया तो मैं कहां से पैसा दूंगा भाई? तो अब समझना, रिडम्पशन के बहुत सारे मेथड होते हैं, जिसमें सबसे एक बेस्ट मेथड है कन्वर्जन। डिबेंचर वालों को इक्विटी शेयर दे दो, सीधी सी बात है। जो डिबेंचर होल्डर थे ना, उनको क्या दे दो? इक्विटी शेयर दे दो, कन्वर्जन बोलते हैं। समझ आया सबको? जैसे 10 लाख का डिबेंचर था, पैसा नहीं है ना, ये तू 10 साल 10 लाख का इक्विटी ले ले, मालिक बन जा। समझ आया बच्चे लोग? एवरीवन, एक कन्वर्जन होता है यार। देखो दूसरा मेथड जो बाकी सब में काम आएगा वो होता है इन्वेस्टमेंट। गवर्नमेंट ये बोलता है जब तुमको पता चल ही गया है कि पैसा देना है तो पैसा अलग करना चालू करो ना। क्या बोला मैंने? पैसा अलग करना चालू करो, मतलब रिजर्व बनाओ ना भाई। और उसी रिजर्व को यहाँ क्या बोलते हैं पता है? डीआरआर, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। खासियत, बायबैक होने के बाद सीआरआर होता है, यहां रिडम्पशन होने से पहले डीआरआर बनेगा तुम लोग का। समझ आया कि नहीं? वहां बायबैक करने के बाद सीआरआर बनाते हैं, यहां हम लोग क्या करते हैं? बायबैक करने से पहले डीआरआर बनाते हैं, रिडम्पशन करने से पहले। रिडम्पशन करने के बाद बायबैक का जो डीआरआर का जो पैसा बचता है उसको तुम लोग जो रिजर्व में डाल देना आखिरी में, कोई दिक्कत नहीं। मतलब पैसा तुमको अलग से सेव करना पड़ेगा। कितना सेव करेंगे सर? 10%। लॉ लिखवाऊंगा, कितना परसेंट? 10% सेव करना पड़ेगा। सेव करने से कुछ नहीं होगा ना, इन्वेस्टमेंट कर दो। वो जो बॉन्ड वॉन्ड मिलता है ना, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज वगैरह, जिसको आरएफ बोलते हैं, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न। जैसे कि एफडी, एफडी में कभी नुकसान हो सकता है क्या? पैसा डूब सकता नहीं? जैसे गोल्ड भी ले लो, कहाँ डूबता है भाई पैसा वगैरह, सब चीजों में इन्वेस्ट कर दो बिना रिस्क की फंड में, शेयर मार्केट वगैरह में नहीं। उससे ही ब्याज कमा लेना, तुमको ना रिडीम करने में मदद मिलेगा, सीधी सी बात है। तो ये सब प्रोविजन बनाया गया है। समझ आया बच्चे लोग? एवरीवन, अब ना तुम लोग को ना 10% डीआरआर में डालना है। कितना परसेंट? 10% डीआरआर में। तो बाकी 90% कहां से आएगा? कैश से, कैपिटल। सुनना, डीआरआर में ट्रांसफर कहां से होता है? प्रॉफिट से। कितना परसेंट बोला मैंने? 10%। तो बाकी 90% कहां से आएगा? कैपिटल से। देखो याद है, हम लोग जब सीआरआर बनाते हैं, सीआरआर इज ओनली फॉर द प्रॉफिट, आउट ऑफ प्रॉफिट। और बाकी जो नए शेयर से होता है ना, उसको हम लोग नहीं करते। जैसे कि मुझे 10 लाख अगर बायबैक करना है, उसमें से 4 लाख अगर मैंने नया इशू किया तो 6 लाख किस में जाता है? सीआरआर में जाता है, आउट ऑफ प्रॉफिट। तो वैसे आउट ऑफ प्रॉफिट सिर्फ 10% है, बाकी 90 कहां से आएगा? कैपिटल से। नया इशू मान लो अभी फिलहाल के लिए। समझ आया बच्चे लोग? इसको करने के लिए 4 प्रकार का मेथड है। एक लमसम में सिंकिंग मेथड होता है, जो मैंने अभी इन्वेस्टमेंट का मॉडल बताया उसी को सिंकिंग फंड बोलते हैं। दूसरा होता है इंस्टॉलमेंट, पारी पारी से। तीसरा होता है परचेस फ्रॉम ओपन मार्केट। परचेस फ्रॉम ओपन मार्केट क्या होता है? तुम्हारा रिडम्पशन का समय नहीं आया है, उनको 10 लाख रुपए मिलने वाला था, मेरे पास बहुत पैसा, मैं बोलूंगा 15 लाख रुपए ले खरीद ले, मतलब एक्स्ट्रा पैसा देके खरीद लेते हैं। और लास्ट होता है कन्वर्जन इनटू शेयर, सबसे बेस्ट। कन्वर्ट इनटू शेयर एकदम इजी। क्या एंट्री पास करना उसे पता है? परसेंट डिबेंचर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ठीक है, बोलना आसान है, तुम लोग भी पता ही क्या हो सकता है वो, प्रीमियम एमियम दुनियादारी, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर दुनियादारी। समझ आया कि नहीं आया? तो इस तरीके से तुम लोग के रिडम्पशन रहेंगे। समझ आया एवरीवन? चालू करें? डर गए क्या? डर गए? ठीक है, तो माउंटेन ड्यू पी लेना एक तो मेरे साइड से। डर के आगे जीत है। मैं कोई माउंटेन ड्यू की एडवर्टाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन बता देता हूं फिर भी। चलिए बच्चे लोग, देखो डिबेंचर में दम ना सिर्फ और सिर्फ रिडम्पशन में ही है। समझ आया कि नहीं आया? टाइम क्या देख रहे हो? तो क्या देख रहे थे? कहाँ दिख रहे हो बता?
तो ऊपर भी दिखता है, हाइड करना पड़ेगा भाई उस चीज को। नहीं मैंने अभी गौर किया कि हाँ टाइम एक्चुअल में दिखता है यहाँ, ठीक है। तो लोग पता है एक चीज समझाता हूँ तुम लोग को, इफ यू आर लुकिंग फॉर द वॉच यू आर नॉट स्टेइंग करेक्टली। जान लो ये चीज़, डायलॉग जो है ना हमेशा, अगर आप तुम समय देख रहे हो ना तो अपने टास्क को सही तरीके से नहीं कर रहे हो तुम लोग। मोनिका आपको टॉन्ट नहीं मार रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ ये चीज़ें। क्या होता है ना, काम ऐसा करो, पढ़ाई ऐसा करो कि समय का पता ना चले। ऐसा काम करो तब काम का है, इंजॉय करके पढ़ो ना यार अकाउंट्स को, अदरवाइज तो मैं तो हूँ ही पनिशमेंट देने के लिए फिर। चलिए बच्चे लोग, पहले हम लोग लिखते हैं आप लोग का मेथड ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। पहला मेथड होता है जिसको बोलते हैं लमसम। लमसम मतलब एक बार में। दूसरे को बोलते हैं इंस्टॉलमेंट्स। तीसरों को बोलते हैं परचेस फ्रॉम ओपन मार्केट। चौथे को बोला जाता है कन्वर्जन इनटू शेयर्स। बस 4 ही मेथड है और तुमको पता होगा 4 ही काफी है। विथ सिंकिंग फंड एंड विदाउट सिंकिंग फंड। क्या तुम लोग कंपनी में डिबेंचर पढ़ लियो? नहीं पढ़े हो अभी तक? ठीक। डन बच्चे लोग, एवरीवन? चलिए अब कंपनी सेट के बारे में थोड़ा समझते हैं। क्रिएशन ऑफ DRR बोले तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, सेक्शन 71 का 4। अच्छा मुझे एक बात बताओ, DRR किसका बनाना चाहिए, जो कन्वर्टेबल है कि नॉन कन्वर्टेबल है? सोचो जी। देखो नॉन कन्वर्टेबल की बनाने की जरूरत है, अरे जो कन्वर्ट होने वाले उसको पैसा थोड़ी देना है, तो शेयर देना है ना, सीधी सी बात है। तो नॉन कन्वर्टेबल वालों को DRR देना पड़ेगा, मतलब उनके लिए हम लोग को बनाना पड़ेगा। समझ आया एवरीवन? चलिए लिखते चलते हैं फिर। सबसे पहला DRR इज only required in case of non convertible debenture and non convertible portion of partly कन्वर्टिबल डिबेंचर। मतलब DRR किसके लिए लगेगा? सिर्फ और सिर्फ नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर के लिए। ओके, और कन्वर्टेबल डिबेंचर का कुछ पार्टली अगर नॉन कन्वर्टेबल है तो उसका लगेगा। पार्टली कन्वर्टेबल जानते हो, आधा कन्वर्टेबल आधा नॉन कन्वर्टेबल, तो जो नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन उसी का लगेगा सिर्फ और सिर्फ। समझ आया एवरीवन? ठीक। कहां से क्रिएट होगा DRR? प्रॉफिट। अब मैं बोलूं प्रॉफिट विच इज अवेलेबल फॉर डिविडेंड, मतलब वाह,
मेरे को ना हर्ट मत करो, फिर से पूछता हूं। अगर मैं बोलूं कि डीआरआर क्रिएटेड होता है उस प्रॉफिट से विच इज अवेलेबल फॉर डिविडेंड, मतलब तू बता। फ्री रिजर्व भाई, फ्री रिजर्व किसको बोलते हैं? जो डिविडेंड बांटने योग्य होता है। और कितने बार बताऊं बेटा यही बात को तुम लोग को? डीआरआर क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिविडेंड। डीआरआर रिडम्पशन से पहले बनाना पड़ेगा कि बाद में? पहले बनाना पड़ेगा भाई। और सीआरआर बाद में बनाना पड़ता है। required to create DRR before redemption of debenture। डन। मिनिमम 10% ऑफ नॉमिनल वैल्यू डीआरआर में जाएगा। कम से कम 10, तुम जितना ज्यादा रखना चाहे रख सकते हो। कितना परसेंट? 10%। पांचवा बोलता है इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा। इन्वेस्ट मिनिमम 15% ऑफ अमाउंट मैच्योरिंग ऑन 31 मार्च ऑन और बिफोर 30 अप्रैल इन सेम ईयर। बड़ा खतरनाक लाइन है ये। कुछ को समझा सकता है? इंग्लिश ही है। विभा बेटा समझा पाओगे इसको? कोशिश करो, देख लो। ओके, अप्रैल मंथ में। समीक ठीक है, आधा समझो, सॉरी समझाओ। देखो, मिनिमम 15% इन्वेस्ट करना पड़ेगा। किस चीज का पता है? जो 31 मार्च को मैच्योर होगा। कब करना है? 30 अप्रैल को है? तो आप तो पहले बोले थे सर, ये तो बाद हो रहा है। 11 महीना पहले। समझ आया? 11 महीना पहले बोलूंगा तो नहीं आया? देखते जाओ। देखो इधर ध्यान दो, एग्जाम्पल लिख लो यहां। डिबेंचर रिडीम ऑन 31/3/23 फॉर ₹1,00,000। मार्च में रिडीम हो रहा है इतना। वी नीड टू इन्वेस्ट ऑन और बिफोर 30/4/22। अब समझ आया? मैंने सेम ईयर क्यों लिखा है? सेम ईयर तो है भाई 22-23, तभी तो मैंने अब देखो 11 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट हुआ। सेम फाइनेंशियल। समझ आया? तो हमको कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 1,00,000 का 15%, 15,000। वापस समझाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। देखो लॉ जो है ना बच्चे लोग, वो फाइनेंशियल ईयर में ही बात करता है। कोई बात नहीं, माय फॉल्ट मान लेते हैं। तुम लोग को समझ आना चाहिए बस। डन। अब वापस सुनो क्या बोलना चाहते हैं।
जितना डिबेंचर 31 मार्च को रिडीम होने वाला है उसका कम से कम 15% मुझे इसी साल के 30 अप्रैल में इन्वेस्ट कर देना है। मतलब अगर यहां पास बोलूं मींस मिनिमम 11 मंथ का इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। समझ आया? 30 अप्रैल को मैं करूं, 1 तारीख को कर सकता हूं, 1 अप्रैल को। हाँ अरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 25 26 27 28 29 30 एक मई कर सकता हूं 30 अप्रैल तक। अच्छा 22 के 31 मार्च में कर सकता हूं, मतलब पिछले साल वो भी नहीं कर सकता। करना इसी साल में है और 30 दिन के अंदर करना है। मतलब इन्वेस्टमेंट कितने के लिए जाएगा? 11 महीने के लिए। समझ आए बच्चे लोग? एवरीवन यस और नो? क्लियर है? कंपनी लॉ में ऐसा लिखा गया है, कोई नहीं पूछेगा ऐसा क्यों, सिर्फ लिखा गया है। समझ आया एवरीवन? चलिए वेट कर ले, थोड़ा सा वेट कर ले बस। जा फोन छोड़ के जा, यहाँ फोन छोड़ के जा। चलिए आफ्टर रिडम्पशन, सर रिडीम हो गया तो डीआरआर का क्या काम? डीआरआर क्यों बनाए थे? रिडीम करने के लिए। रिडीम हो गया तो खत्म कर दो ना यार। आफ्टर रिडम्पशन डीआरआर विल क्लोज्ड, बंद कर दो उसको। डीआरआर का बैलेंस क्रेडिट हुआ होगा कि डेबिट हुआ होगा? बनने के समय क्रेडिट और बंद करने के समय डेबिट। और कहां ट्रांसफर होगा? बताया था मैंने, यस। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। कितना ट्रांसफर किया था मैंने? 10 की 15? डीआरआर में 10, डीआरआर में 10, इन्वेस्टमेंट में 15 था, तो कितना परसेंट जाएगा? 10 ही ऑब्वियसली। बस इतना ही प्रोविजन है, 6 पॉइंट। क्या बोलती पब्लिक, समझ में आएगा? है? लक्ष्मी आया? तो ट्रू और फॉल्स वाला हो गया ना, ट्रू भी बोल रहे हो फॉल्स भी बोल रहे हो। लड़के लोग ना पानी बोतल लाना सीखो यार। समीक उसको मांगते रहता है, तो उसको मांग रहा है और पानी को फेंक के दे रहे हो। हो गया शुभम, समझ गया। श्रेय से बहुत दिन बाद मिला, याद आ रही थी उसकी। यू कांट लिव विदाउट हर। फिर भी यही हाल है तुम लोग का। बढ़िया हुआ ऑनलाइन वाले तुम लोग वहां बैठे हो, वरना मर जाते हैं तुम लोग बैठते तो। या प्यार मोहब्बत चल रहा है, वो भी अनवांटेड जेंडर्स में। और बेइज्जती सुनोगे कि शांत बैठोगे? चलिए चले बच्चे लोग थोड़ा जनरल एंट्री समझते हैं। बोलो बेटा। इसी को, इसी को, हाँ ठीक है बता देते हैं। देखो तो ध्यान से समझना। देखो डिबेंचर को अगर आप लोग को रिडीम करना है तो देखो रिडीम करने के लिए बहुत सारे रास्ते होते हैं। मैं एक कॉमन रीजन बता रहा हूं, ठीक है, कि कॉमन क्या तरीका हो सकता है। अब देखो होता क्या है ना, जब मैं डिबेंचर को रिडीम करने की कोशिश करूंगा तो मुझे पैसे की जरूरत पड़ेगी। अब यहां पास ये समझना, पैसा जो है ना मेरे को सालों से इन्वेस्ट नहीं करना, सिर्फ एक ही साल में इन्वेस्ट करना बोलता है। सबसे पहले क्या बोलता है कि मुझे डीआरआर बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? डीआरआर बोले तो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। किस पोर्शन का? जो नॉन कन्वर्टेबल है। भाई जो कन्वर्ट हो गया उसे क्यों बनाऊं मैं? उसको पैसा देने की जरूरत है क्या? नहीं है ना, तो क्यों बनाऊंगा भाई? तो सिर्फ नॉन कन्वर्टेबल पोर्शन का बनेगा। और बनेगा कहां से? प्रॉफिट अवेलेबल फॉर द डिविडेंड बोले तो फ्री रिजर्व से। समझ आया? फ्री रिजर्व से बनाना पड़ेगा। अब देखो डीआरआर कब बनाऊंगा, पहले की बाद में? सर पहले रिडम्पशन से पहले मुझे डीआरआर बनाना पड़ेगा। ठीक है, कितना डीआरआर बनाना है? कम से कम 10% मुझे डीआरआर बना के चलना, कम से कम। क्वेश्चन में अगर दिया जाता है कि सिर्फ 8% बना के रखे हो तो क्या करना पड़ेगा तुमको? फिर से 2% बनाना पड़ेगा। 15% दिया है तो बना दिया है तो कुछ नहीं होता, कम मत कर देना भाई, मिनिमम दिया हुआ है, ठीक है।
और कम से कम 15% जो आने वाले मार्च में रिडीम हो रहा है उसका कम से कम 15% आज 30 अप्रैल तक इन्वेस्ट कर देना है। समझ आया कि नहीं आया? सब का नहीं करना है इन्वेस्टमेंट, किसका करना है? जो रिडीम होने वाला है। कब रिडीम होने वाला है? 31 मार्च। कब तक इन्वेस्ट करना है? 30 अप्रैल, वो भी सेम फाइनेंशियल ईयर में। ठीक है, ओके। फिर रिडम्पशन के बाद डीआरआर को अपन क्लोज कर दो यार। कहां जाएगा क्लोज करके? जर्नलिज्म है। समझ आ गया सबको? एवरीवन, चलिए कॉमन जर्नल एंट्री। देखो, बिफोर रिडम्पशन होगा और आफ्टर रिडम्पशन, तीन स्टेज, बिफोर, एट द टाइम और आफ्टर। सबसे पहले यहां चालू करता हूं आप लोग का बिफोर रिडम्पशन के बारे में। सर रिडम्पशन से पहले हमको क्या करना पड़ेगा? वो डीआरआर से निकालना, डीआरआर में डालना पड़ता है क्या पैसा? तो सबसे पहला तुम्हारा एंट्री होगा ट्रांसफर टू डीआरआर। कितना परसेंट? 10%। सर इसका एंट्री पास होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू टू डीआरआर, सिंपली। डन एवरीवन। फिर दूसरा एंट्री पास होगा इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट अमाउंट कितना परसेंट करना पड़ता है? कितना? 15%। अब इन्वेस्टमेंट एसेट रहेगा कि लायबिलिटी? एसेट, तो उसका नाम रहेगा डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। बैंक भाई, इन्वेस्टमेंट तो पैसा में होगा ना। मैं किसी को इन्वेस्टमेंट करने के लिए प्रॉफिट एंड लॉस थोड़ी दे दूंगा, उसके लिए होगा बैंक। अब मैंने जो इन्वेस्टमेंट किया उसमें ब्याज व्याज भी तो मिलना चाहिए ना यार। कितने महीने का मिलेगा? 11 महीने का। ऑब्वियसली 11 महीने का, अगर मैंने 30 अप्रैल में किया है तो सर इंटरेस्ट होगा, एंट्री होगा रिसीव्ड ऑफ इंटरेस्ट का। उसका एंट्री होगा बैंक अकाउंट डेबिट टू टू इंटरेस्ट ऑन डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट इनकम है तो क्रेडिट हो जाएगा। समझ आया? अब इनमें से कौन सा नॉमिनल अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट कौन सा है? इंटरेस्ट ट्रांसफर करना पड़ेगा। कहां ट्रांसफर करूंगा? प्रॉफिट एंड लॉस। क्या एंट्री पास करूंगा? ओके, इंटरेस्ट ऑन डीआरआर इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रांसफर टू, सॉरी। डन बच्चे लोग? ये पहला स्टेज है। रिडम्पशन से पहले सब कहानी कर लेना तुम लोग। डन? चलिए, अब दूसरा होगा आप लोग का एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। क्या करूंगा मैं सबसे पहले तुम्हारे हिसाब से? मेरे को ऐसा लगता है रिडम्पशन से पहले मेरे को कुछ चीज बेच देना चाहिए। इन्वेस्टमेंट को भाई, इन्वेस्टमेंट क्यों करके रखे थे? इसी आज के दिन के लिए रखे थे ना। तो सबसे पहले तुम लोग करोगे सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को बेच दो। बैंक अकाउंट डेबिट
टू DRR इन्वेस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस हो सकता है। अब रिडम्पशन की ड्यू एंट्री पास करते हैं। क्या एंट्री पास करोगे ड्यू का, बोलो? परसेंट डिबेंचर अकाउंट डेबिट, हो सकता है प्रीमियम हो, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर अकाउंट। फिर अब क्या करोगे, पेमेंट कर दो। पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर, उसकी एंट्री होगी डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। डन। यहां कोई नॉमिनल अकाउंट ओपन है, देखो, हाँ देखो प्रीमियम। लेकिन ना अगर तुम लोगों ने इशू के टाइम पे अगर प्रीमियम पहले से बना के रखा, याद है क्रेडिट करते हैं तो जरूरत नहीं है। लेकिन इफ प्रीमियम नॉट क्रिएटेड एट द टाइम ऑफ इशू, अगर इशू के समय अगर आप लोगों ने प्रीमियम अगर नहीं बनाया तो राइट ऑफ तो करके चलना ही पड़ेगा। तो क्या एंट्री पास करूंगा इसका, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। ये हो गया एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन। समझ पा रहे हो सब कोई, एवरीवन? देखो इजी है, उतना बड़ा ब्लंडर नहीं, बस तुम लोगों को कैलकुलेशन में थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप लोग का आएगा सी, आफ्टर रिडम्पशन। सर आफ्टर रिडम्पशन एक एंट्री पड़ेगी, DRR टू जनरल रिजर्व, खत्म। ये विदाउट सिंकिंग फंड का केस है ना।